तो दोस्तों आज हो गया 24 अप्रैल 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कई राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। इसके चलते देश भर में हाहाकार जैसी स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ऑक्सीजन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बंगाल के कोटे की ऑक्सीजन केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को भेज रही है। कोलकाता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि वैक्सीन वितरण में भी भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि गुजरात के पास कुल जनता के 60% को लगाने के लिए टीका उपलब्ध है, जबकि अन्य राज्य को 15 से 20% वैक्सीन भी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सेल पश्चिम बंगाल में ऑक्सीजन की सप्लाई करती थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से आदेश आया है कि अब कंपनी उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी। जब चुनाव की बात आती है तो बीजेपी बंगाल पर कब्जा जमाना चाहती है, लेकिन जब ऑक्सीजन सप्लाई की बात आती है तो वो अन्य राज्य को डाइवर्ट कर रही है। ममता बनर्जी ने यह भी बताया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑक्सीजन के मुद्दे पर लेटर भी लिखा है। आज की दूसरी बड़ी खबर। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वो ऑक्सीजन के परिवहन में कोई बाधा न आने दें। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सभी राज्यों को मिलकर एक साथ काम करने का मंत्र भी दिया है। पीएम मोदी ने सभी के साथ मिलकर काम करने का आग्रह करते हुए कहा है कि यदि राष्ट्र सामूहिक शक्ति के रूप में कोरोना से लड़ता है तो संसाधनों में कोई कमी नहीं होगी। आपको बता दें कि 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि पीएम मोदी ने सभी राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि ऑक्सीजन टैंकर चाहे वो किसी भी राज्य के लिए क्यों ना हो, उनमें बाधा नहीं आनी चाहिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले 5 हफ्ते में मुख्यमंत्रियों के साथ तीसरी बार बैठक की है। यह बैठक उस समय हुई है जब कई राज्य में कोरोना वायरस के मामले में भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। आज की तीसरी बड़ी खबर। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों ने ऐलान किया कि मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को रास्ता देने के लिए सिंधु बॉर्डर पर राजमार्ग का एक हिस्सा खोला जाएगा। हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ शाम में हुई मुलाकात के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने गुरुवार को यह निर्णय लिया है। आपको बता दें कि मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने एक बयान में कहा है कि बैठक में ऑक्सीजन वाले वाहनों, एम्बुलेंस और ऐसे अन्य आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने के लिए सिंधु बॉर्डर पर राजमार्ग के एक तरफ की सड़क पर लगे बैरिकेड को हटाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान कोविड-19 महामारी से निपटने में हर संभव सहायता करेंगे। आपको बता दें कि उनके बयान के मुताबिक बैठक में सोनीपत के पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री ऑफिस के अधिकारी और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मौजूद रहे। दर्शन पाल ने प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा दिल्ली को होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित किए जाने के आरोपों को भी निराधार बताया है। आपको बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ बीते साल 26 नवंबर से हजारों की तादाद में किसान दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज की चौथी बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बड़ा फैसला लेते हुए पूरे देश में 1 मई से 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण शुरू करने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि टीकाकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण में 18 से 44 साल तक के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने गुरुवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अपना पहला ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 18 से 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन करना बड़ी चुनौती है। इस आयु वर्ग में लगभग 5.46 करोड़ लोग शामिल हैं। ऐसे में सरकार ने बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस आयु वर्ग के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की थी कि देश में 1 मई से तीसरे चरण का टीकाकरण की शुरुआत होगी। रात में हम इलेक्शन लड़े बल्दिया का, बहुत पुकारा करे, क्यों आए, आ गए। देखो, जब तक नहीं गए थे गुजरात को ये पूरे कांग्रेसियां बोलते थे, अरे वो शेरवानी को बोलो ना गुजरात जाओ, वो बोलो ना ओवैसी को, शेरवानी को जाओ बोलो गुजरात को। हम गुजरात चले गए। सिर्फ 15 दिन की मेहनत हुई गुजरात में। पार्टी को रजिस्टर करवाए, 15 दिन मेहनत करे। सैयद मोइन बैठे, गोधरा में सैयद मोइन को बिठा दिए थे। गोधरा में, अहमदाबाद में इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, मजलिस के कायदीन गए। अहमदाबाद की बल्दिया में इलेक्शन लड़े, मोडासा में लड़े, गोधरा में लड़े और भरूच में लड़े। आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग बोलते ना मजलिस बी टीम है बीजेपी की, इनसे अगर इन्हें बोला तो बोलना प्यारे जरा
बैठ, आराम से बैठ। गोधरा में क्या हुआ था, तो ऐसा बहरा बनेगा उन्हें क्या हुआ मेरे क्या मालूम। गोधरा में मजलिस 7 कैंडिडेट खड़ा करी, 7 में से 8 खड़ा करे, 7 जीते, 8 में 7 जीते। इंडिपेंडेंट कुछ 16 जीते थे शायद, 18 जीते। हम लोग क्या किए, इंडिपेंडेंट से जाके बात करे, बोले बाबू आ जाओ। बोले क्या है, डील करते क्या? हम बोले बराबर डील करेंगे। बोले क्या डील करेंगे? आप मेयर बनो, मैं डिप्टी मेयर बनता हूं, बीजेपी को आउट कर दो। गोधरा जैसी जगह पर डिप्टी मेयर हमारा एक इंडिपेंडेंट हिंदू भाई है और डिप्टी मेयर मजलिस का। अब ये कांग्रेस क्या थी वहां पे? सच्चीपुर हाउस, मोडासा में मजलिस, वहां पर अब 12 सीट लड़े, 9 आए। अपोजिशन पार्टी कौन? मजलिस है वहां। हम 9 है, कांग्रेस 6 पे है। चेक्का T20 का वो मानो में नहीं, फिर कंप्लेन देंगे। उन्होंने 6, हम 9। अहमदाबाद में हमारे 6 कॉर्पोरेटर जीत कर आए। अहमदाबाद में सब ताज्जुब कर रहे कि 15 दिन में हुआ क्या। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब इंसान की नीयत में इखलास होता है, जज्बा होता है, मेहनत करने को आप तैयार हैं, तो जरूर अल्लाह सुब्हाना व तआला करम करता है। ये आपकी सरजमीन है। अगर गोधरा में मजलिस अपना डिप्टी मेयर बना सकती है, तो क्या बिदर में चेयरमैन नहीं बना सकते भाई साहब? अगर गोधरा में आपका डिप्टी मेयर बन सकता है, तो क्या बिदर में आपका चेयरमैन नहीं बन सकता? वो जोर से बोलो, जरा हाथा उठाकर बोलो, बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब नारा लगाओ आप। ठहरो, है ना दूल्हे भाई, ठहरो जरा। नारे तकबीर, भारत भारत। अब आया, अब यहां से आपको ये टेम्पो को लेके चलना है, पूरे बिदर में पहुंचाना है। और आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए। ये यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर ये कांग्रेसियों को नहीं आता। आप मेडिकल शॉप में गए तो आप जाकर मेडिकल शॉप में बोले, जाके उनसे पूछे ये दवाई है क्या? तो देख के बोलते ये तो मैन्युफैक्चर होना बंद हो गई ना। फिर बोलते नहीं देख लो जरा, तो बोलते नहीं है, और उसकी एक्सपायरी डेट की लेते क्या? वो कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। इनके लीडर जो है केरला में इलेक्शन लड़ने गए, इलेक्शन कैंपेन करने जाके समंदर में कूद के तीर रहे। क्या आप ऐसे मुकाबला करेंगे मोदी से? ऐसे मुकाबला करेंगे? पुशअप मार रहे, क्या है भाई? ये तो मोदी को के हाथ में खेल रहे आप। बीजेपी को मजबूत करने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। ये हकीकतें बता रहा हूं मैं आपको। महाराष्ट्र में, पड़ोस में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन में खूब दिल भर के मजलिस को गाली दी। कांग्रेस एनसीपी बोलती थी ओवैसी को रोकना है तो हमको वोट दो, शिवसेना को रोकना है, ओवैसी को वोट मत दो। इलेक्शन हुआ तो जाके उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को चीफ मिनिस्टर बना दिए। और वही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर कहता है कि हमारी पार्टी को फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। आप बताइए, ये सेकुलरिज्म है? मगर आपको क्या बोला जा रहा है? अब दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। क्या करेंगे? खामोश हो जाओ? नहीं, खामोश नहीं बैठना, याद रखो। अगर खामोश बैठेंगे तो फिर आप और हम गूंगे हो जाएंगे। अगर अब खामोश हो जाओगे तो मुर्दार कहलाओगे, जिंदा नहीं कहलाओगे।
अगर आज हरकत नहीं करोगे तो आने वाली नस्ल हमको माफ नहीं करेगी।